हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डीसी मशीन्स का। तो डीसी मशीन की क्लास में पिछली क्लास तक हम लोगों ने डीसी मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, देखा कि डीसी मोटर जो है उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या बताता है हमको, कैसे टॉर्क स्पीड या टॉर्क आर्मेचर करंट या स्पीड आर्मेचर करंट के कैरेक्टरिस्टिक से क्या फ़र्क पड़ता है इन द केस ऑफ शंट सीरीज या कंपाउंड मशीन। अब आज की क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं इससे भी गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, क्या है आज की क्लास का टॉपिक? चलिए पहले आज की क्लास का टॉपिक जो है वो आपको बता देते हैं जल्दी से। तो डीसी मोटर ही अपना ऑनगोइंग है और डीसी मोटर के अंदर का आज की क्लास का जो टॉपिक है इसमें हम लोग लॉसेस एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन करना सीखेंगे फॉर डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स मतलब जनरेटर का भी इफेक्ट यहाँ पे बताऊंगा मैं, क्योंकि जनरेटर का भी एफिशिएंसी और लॉस कैलकुलेशन जो है वो हम लोगों ने नहीं देखा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शनल फीचर के हिसाब से सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द लॉसेस इन द डीसी मशीन। कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, कौन कौन से लॉसेस, क्योंकि टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे आपको ऐसा देगा कि स्ट्रे लॉसेस इतना है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस इतना है, तो कंप्यूट करोगे टोटल मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना है या इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कितना आउटपुट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। इन क्वेश्चंस का वेटेज भी वैसे ही 7 मार्क्स 10 मार्क्स या 14 मार्क्स के रेंज का होता है और ये भी डील करना आना चाहिए। तो उसके लिए गुड लेवल पे हम लोग इसको आज स्टडी करेंगे और ये चारों ही टॉपिक्स जो है इसको बहुत बढ़िया बेस्ट वे में कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर पूरा टिल द एंड ध्यान से देखिएगा, एक अच्छा सा नोट्स भी इसके साथ क्रिएट होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द लॉसेस इन डीसी मशीन, देन उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर, एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी का डेरिवेशन कैसा बनता है, ये पूरा पोर्शन हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हेडिंग, लॉसेस इन डीसी मशीन्स। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो उससे हमको समझ में आता है कि मशीन्स के अंदर चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे लॉसेस होते हैं। हर लॉस का कुछ अलग नेचर होता है। कुछ लॉसेस वेरिएबल होते हैं, कुछ लॉसेस फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं कि वो मशीन में होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इन्हीं के हिसाब से कुछ कैटेगराइजेशन करना ज़रूरी है। तो हम लोग इसको टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे लॉसेस इन डीसी मशीन्स आर मेजरली ऑफ 5 टाइप्स। टोटल 5 कैटेगरी में इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। वैसे और इलेबोरेट करने के लिए 6 कैटेगरी बनाते हैं। 6th कैटेगरी कैसे बनती है, कौन सी होती है, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहला होता है कोर लॉस। सेकेंड वन इज द कॉपर लॉस। ठीक है, तो कोर लॉस के बारे में हम सब जानते हैं। आयरन लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रांसफार्मर में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। एडी करंट, हिस्टेरेसिस, ये सब इसी लॉस की कैटेगरी में आते हैं। कॉपर लॉस के बारे में आप जानते हैं, जो वाइंडिंग लॉसेस, ओमिक लॉसेस जो होते हैं। ठीक है, तो कॉपर लॉसेस यूजुअली कैसे होते हैं, वेरिएबल। और कोर लॉस के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे ट्रांसफार्मर के पढ़ने के समय, कि कोर लॉसेस जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फिक्स्ड लॉस या कांस्टेंट लॉसेस। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगी इनकी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट होता है मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस, इन्हीं को हम लोग फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी बोलते हैं। मशीन क्योंकि रोटेटिंग मशीन है, तो एडिशनली ट्रांसफार्मर में ये 2 टाइप के लॉसेस पड़ते थे। वहाँ कोई रोटेशन नहीं हुआ करता था, बट यहाँ ना आपकी मशीन रोटेटिंग नेचर की है, तो अगर मशीन रन कर रही है तो उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। विंडेज लॉसेस जो होगा वो अवेलेबल होगा। ठीक है, वियर एंड टीयर होगा, बेयरिंग का हो सकता है लॉसेस हो, क्योंकि मशीन रनिंग कंडीशन पे है तो। ठीक है, फिर होता है यहाँ पर स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, आयरन, मैकेनिकल लॉस, इन सबका कॉम्बिनेशन। कि स्ट्रे आ गया, स्ट्रे कैसे आया, जैसे आप देखो आर्मेचर रिएक्शन होता है तो स्ट्रे फील्ड क्रिएट कर रहा है जो हमारी मेन फ्लक्स की फील्ड को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा, क्योंकि मशीन रोटेट कर रही है इसलिए आप इसको रोटेशनल लॉसेस भी बोल सकते हो यहाँ पर। रोटेशनल लॉसेस एक एक करके सबके बारे में लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद पीपीटी के थ्रू एक क्विक सा रिवीजन कर लेंगे इसका। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज कोर लॉस। नंबर 1,
कोर लॉसेस। एग्जाम में और किस नाम से दे सकता है ये? एग्जाम में आपको इसको कांस्टेंट लॉस के नाम से देगा, ठीक है, या फिर आपको ये फिक्स्ड लॉस के नाम से दे सकता है। क्लियर है ना? तो ये 2-3 पॉइंट्स इसको समझिएगा, कांस्टेंट लॉस, फिक्स्ड लॉस, ऐसे किसी भी नाम से देगा, ठीक है। ओवरऑल जितने भी लॉसेस हो रहे हैं मशीन में, एक डीसी मशीन के अंदर, मशीन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मोटर और जनरेटर के लिए कंबाइंड ही है ये जितना भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मशीन में ओवरऑल जितने भी लॉसेस हो रहे हैं उसका 20 to 30% हिस्सा कोर लॉस होता है, 20 to 30% पार्ट, ठीक है। तो जो ए वाले बच्चे हैं उनके लिए ये डेटा काम का है, जो यूनिवर्सिटी के लिए जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ये 20 to 30% वाला डेटा उनके लिए उतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। ज़्यादा फोकस आपको इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझने में किया जाएगा, ठीक। तो ये कौन कौन से लॉसेस होते हैं? लॉसेस लाइक एडी करंट्स, जैसे एडी करंट लॉस हो गया, हिस्टेरेसिस लॉस हो गया, है ना, ये सब आते हैं कोर लॉस की कैटेगरी में। तो ये तो आप जानते हो। इनको दूर करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? तो रेमेडीज लाइक लैमिनेटेड कोर एंड सिलिकॉन स्टील आर प्रोवाइडेड। ये सब रेमेडी के तौर पे है, तो इसमें कुछ नया नहीं है ना, ये तो ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा हुआ है आपका, तो वही सारी रेमेडीज है, वही सारी कंडीशंस है। एडी करंट, हिस्टेरेसिस लॉस, ये सब जानते हो आप, ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए, ठीक है। तो सिलिकॉन हम लोग क्यों ऐड करते हैं? सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन कुछ परसेंटेज में, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज, 2 to 3% के आसपास सिलिकॉन का यूज करते हैं हम लोग, क्यों? ताकि हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस किया जा सके। हिस्टेरेसिस लॉस किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल की मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पे, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ही हिस्टेरेसिस लॉस हो सकता है, जबकि एडी करंट लॉसेस के लिए केवल मेटल की जरूरत पड़ती है, किसी भी मेटल पे एडी करंट लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन हिस्टेरेसिस कहाँ पे होगा? केवल मैग्नेटिक मटेरियल में होगा। तो वहां पर सिलिकॉन एडिशन से हम लोग क्या करेंगे? उसकी फेरोमैग्नेटिज्म को कम कर देंगे, तो सिलिकॉन के एडिशन से क्या होगा? हिस्टेरेसिस लॉस का इफेक्ट कम होगा। लैमिनेशन प्रोवाइड करेंगे सो दैट एडी करंट लॉस का इफेक्ट कम हो जाए। तो ये सारी चीजें नोन है। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। सो आवर सेकंड पॉइंट इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस I²R, ठीक है। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वेरिएबल लॉस। कहां पे होगा? जहां जहां वाइंडिंग है सब जगह कॉपर लॉस हो सकता है। जितनी जगह पे वाइंडिंग है उस सब जगह पे कॉपर लॉस हो सकता है। और क्या बोलते हैं कॉपर लॉस को? इसको ओमिक लॉस भी बोला जाता है। ओमिक लॉस I²R के फॉर्म में, I×R का फॉर्म होता है, तो ओमिक लॉस। तो पूरी मशीन में जितना भी लॉसेस होता है उसका 50 to 80% लॉस केवल कॉपर लॉस ही होता है, क्योंकि वाइंडिंग का हिस्सा ही ज्यादा है ना हमारी मशीन में। कोर है और वाइंडिंग है, यही मेजर पोर्शन कंसिस्ट करता है। तो इसीलिए कोर का लॉस और वाइंडिंग का लॉस सबसे मेजर पोर्शन कंसिस्ट करता है, जिसमें से कि वाइंडिंग जो है वो बहुत ह्यूज पोर्शन है। जैसे आर्मेचर है तो तय है कि वहाँ वाइंडिंग होगी ही होगी, ह्यूज अमाउंट में वाइंडिंग होगी वहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 50 से 80% लॉस का हिस्सा केवल कॉपर लॉस से कवर होता है, ठीक। तो लिखेंगे इट इज द ओमिक लॉस occurring in all windings of machine। अब मशीन में जितनी भी टाइप की वाइंडिंग लगी होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट है, कंपाउंड मशीन है तो सीरीज फील्ड, शंट फील्ड, सब टाइप की वाइंडिंग होगी। तो ऐसी जितने भी टाइप की वाइंडिंग लगी होगी उतने ज्यादा लॉसेस होंगे वहां पे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं? अलग अलग मशीनों के लिए, ठीक, अलग अलग मशीनों के लिए इसको कैसे शो करेंगे? जैसे इसमें आप बोल सकते हो, एक हो गया आर्मेचर कॉपर लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस कैसे शो करोगे आप इसको? इट विल बी शोन बाय IA²RA। किस में नहीं होता है बताइए? डीसी मशीन में कौन से जगह पे आप ये नहीं पढ़े हो कि आर्मेचर लगा है या नहीं लगा है? हर मशीन में लगा होगा ना।
तो इट इज फॉर ऑल डीसी मशीन, ऑल डीसी मशीन। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसके अलावा और कौन सा लॉस है, जैसे सीरीज फील्ड कॉपर लॉस। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इट विल बी रिप्रेजेंटेड विथ ISC का स्क्वायर RSC। क्या सभी मशीनों में ये होगा, नहीं, ये होगा DC सीरीज और लॉन्ग शंट में होगा या शॉर्ट शंट में होगा, बस ये सोच के आप बताना। ISC स्क्वायर इंटू RSC, ये किस में होगा, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको इलेबरेट कर दूं, एक चीज चेंज कर दूं, IA स्क्वायर RSC कर दूं, तब क्या बोलोगे आप, आर्मेचर करंट का स्क्वायर इंटू RSC। तो ये वहीं पे हो सकता है जहां आर्मेचर करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है उसमें सेम करंट अगर जा रही है, तो वो शॉर्ट शंट में नहीं ऐसा होता है, शॉर्ट शंट में अलग अलग करंट जाती है दोनों में। तो फिर एग्जाम्पल में हो जाएगा DC सीरीज एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड मशीन, LS कंपाउंड, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, सीरीज कॉपर लॉस में। और इसी सीरीज कॉपर लॉस में एक चीज और कर देते हैं कि नेक्स्ट लॉस हो जाएगा IL स्क्वायर RSE। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड वार्ड मशीन, क्योंकि वहां पे लोड करंट जो होती है वही सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट होती है, तो इसलिए वहां पे जो हम लोग लॉस बताएंगे IL स्क्वायर RSE। ये सब वेरिएबल है ना, ये जितने मैं बता रहा हूं ये सब वेरिएबल है। अच्छा, और इसके बारे में बताइए, शंट कॉपर लॉस। अब बहुत सारे बच्चे इसको लिखने के समय सीरीज तो लिखते ही हैं, शंट को भी इंक्लूड कर देते हैं। शंट में कैसे बोलते हैं, ISH का स्क्वायर RSH। अब बस यहीं पे होती है गलती, सबसे बिग मिस्टेक यहीं हो जाता है। आप खुद सोच के बताओ कि क्या शंट कॉपर लॉस कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, आपको क्या लगता है, ये वेरिएबल होगा, RSH फिक्स्ड है, ISH फिक्स्ड होती है कि वेरिएबल होती है। आप सबको पता है कि शंट का अगर कंडीशन में देखूं, DC शंट, मोटर का, जनरेटर का, किसी का भी आप बोलो, मोटर भी अगर मैं बोलता हूं तो इनपुट जो टोटल सप्लाई है एग्जैक्टली वही सप्लाई मिलती है, वही वोल्टेज मिलता है हमको शंट पर भी। तो VSH हमारा फिक्स्ड रहता है, VSH इक्वल टू VT होता है, और RSH इक्वल टू RSH तो फिक्स्ड रहता है। तो ISH में वेरिएबल वाला कोई पार्ट ही नहीं दिख रहा है, वेरिएशन का कोई पोर्शन ही नहीं है। किस में होगा, कंपाउंड एंड शंट मशीन। दिस इज इन कंपाउंड एंड DC शंट मशीन। कंपाउंड में भी तीन दोनों में होता है ना, लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट दोनों में आएगा ये चीज, और DC शंट मशीन में भी स्पेसिफिकली आएगा। तो क्या लगता है, ये कांस्टेंट लॉस है कि वेरिएबल लॉस है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इस पूरे एग्जांपल से अलग रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। दिस इज अ कांस्टेंट लॉस, ये वेरिएबल नहीं है, नॉट वेरिएबल। ठीक है, नॉट वेरिएबल, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको वेरिएबल लॉस के लिस्ट में शामिल मत कर दीजिएगा कि हाँ ये भी तो सर वाइंडिंग होती है, इसको भी सोचिएगा कि ये जो लॉस होती है फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट लॉस होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अभी तक कितना, 2 लिख लिए ना, थर्ड पे कौन सा वाला मेंशन किए थे, वहीं से आगे चलते हैं। कोर लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया, अब लिखेंगे अबाउट मैकेनिकल लॉसेस। ठीक ठीक, नेक्स्ट इज मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस की कैटेगरी में क्या आता है, इसकी कैटेगरी में आता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। बेरिंग्स के अक्रॉस जो भी फ्रिक्शन हो रहा है, जो भी विंड जो अपोज कर रही होगी उसके मशीन के मोशन को या मोटर के मोशन को, ये सब चीज, क्या मैकेनिकल लॉस फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल होता है? सो इट इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड लॉस।
इट इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड लॉस। ठीक है, क्या एग्जांपल, इसके एग्जांपल में क्या आएगा? तो मैकेनिकल लॉस अगर आप बोल रहे हो तो फ्रिक्शन एंड विंडेज के आसपास है, जो भी लिख देता हूं, लॉसेस ड्यू टू बेयरिंग, बेयरिंग्स में होगा और ब्रशेस के अक्रॉस होगा, एयर अपोजिशन है ना, और अदर फ्रिक्शन, ये सब इसके रीजन है। फ्रिक्शन वगैरह जहां पर भी हो रहा है ये सब इसके रीजन है। तो जो भी टाइप का माइनर चेंज होगा, हल्का फुल्का जो चेंज होगा वो इसमें दिख सकता है कि आप फ्रिक्शन को कम ज्यादा कर लिए उस अकॉर्डिंग, या जंग लगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा वहां पर, ये हो सकता है। तो फिक्स्ड पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ स्लाइट चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर। तो 100% फिक्स तो नहीं बोल सकते आप, लेकिन स्लाइट चेंजेस आर पॉसिबल, स्लाइट चेंजेस आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैकेनिकल लॉसेस। देन उसके बाद इसका वेटेज कितना होता है? ये लगभग 10 से 20% हिस्सा लॉसेस का मैकेनिकल लॉस होता है। ठीक, नेक्स्ट इज 3 हो गए ना, फोर्थ पे लिखेंगे अबाउट स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लॉसेस, सो लिखेंगे लॉस लाइक आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन स्ट्रे लॉस की कैटेगरी में ही आता है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर देखोगे तो आर्मेचर रिएक्शन इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। नॉर्मली तो इसको हम लोग आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, ये लिखा जाता है। तो कभी कभी इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको एक क्वेश्चन में आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस बता देगा, पूछेगा स्ट्रे लॉसेस कितनी हो रही है, आप डायरेक्टली सम करके बता दोगे। लेकिन जब डिटेल में जानना होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप बुक्स में नॉर्मली सीधे सीधे यही लिख देगा कि स्ट्रे लॉस मतलब आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉसेस। बट वैसे आप समझो कि जितने भी टाइप के स्ट्रे हो रहे हैं ना वो सब इसी कैटेगरी में आएंगे। चाहे ब्रश ड्रॉप हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लॉस हो रहा है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। सो ब्रश ड्रॉप और जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, affecting the main field flux, affecting the main field flux, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? इसी स्ट्रे लॉस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो वेटेज मैंने आपको बता दिया इसका। ठीक है, डन। नेक्स्ट उसके बाद इसका वेटेज बहुत कम रहता है, पिछला वाला 10 से 20% है, ये ऑलमोस्ट 5 to 7% के आसपास इसका वेटेज होता है। नेक्स्ट उसके बाद अब होगा रोटेशनल लॉसेस। सो नेक्स्ट इज रोटेशनल लॉसेस। रोटेशनल लॉसेस को भी आप कंबाइंड फॉर्म में बता सकते हो, जैसे यहाँ पे आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस के फॉर्म में बताया ना, तो रोटेशनल लॉस को मैकेनिकल प्लस आयरन प्लस स्ट्रे तीनों बोल सकते हो। सो इट इज गिवन एज मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस स्ट्रे लॉस, तीनों का कॉम्बिनेशन है ना ये, मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस स्ट्रे लॉस। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ दिया होगा स्पेसिफिकली, ऐड कर देना डायरेक्टली, रोटेशनल लॉस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इट कवर्स द लॉसेस ड्यूरिंग rotation, that is no load rotational loss, नो लोड रोटेशनल लॉस वगैरह जो है वो इसी में आता है। ठीक है, एडिशनली हम लोग एक 6 पॉइंट बना देते हैं कांस्टेंट लॉस में, क्योंकि अब आप सोचोगे कि सर ISH RSH को किस में रखेंगे, क्या उसको कांस्टेंट लॉस बोलते हैं? तो कांस्टेंट में तो खाली कोर लिखे हैं हम लोग, है ना। तो एक 6 पॉइंट और बना देते हैं हम लोग, दैट इज द फाइनल कांस्टेंट लॉस।
कांस्टेंट लॉस अदर देन कोर फीचर, कोर को छोड़ के भी और भी चीज़ों में होता है कांस्टेंट लॉस, तो उसके अंदर ना वो ISH वाले पोर्शन को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इसको आप लिखोगे रोटेशनल प्लस ISH स्क्वायर इंटू RSH लॉस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये, तो इतना ही लिखना इसमें काफ़ी है, क्योंकि कांस्टेंट होता है तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो आयरन मतलब इसमें क्या आता है, फाइनल आयरन लॉस जो कि खुद ही कांस्टेंट लॉस होता है, प्लस रोटेशनल लॉस और प्लस यहां से ISH का स्क्वायर RSH लॉस, तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो कांस्टेंट लॉस, फाइनल ओवरऑल कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में आता है। तो टोटल कांस्टेंट लॉस अगर देखोगे ना तो ये कंबाइंड फॉर्म में बताया जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द लॉसेस। क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं एक बार इसका, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, लॉसेज इन डीसी मशीन, तो हम लोग बोले सबसे पहला टाइप का लॉस कौन सा है, दैट इज द कोर लॉस। सेकंड वन इज द कॉपर लॉस। थर्ड इज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, है ना, इसी को कई बार स्ट्रे लॉस के साथ कंबाइन कर देते हैं, मैंने अलग अलग बताया आपको, स्ट्रे लॉस को भी इसमें कंबाइन किया जाता है। देन हो गया रोटेशनल लॉस एंड फाइनल इज कांस्टेंट लॉसेस। ठीक है, तो टोटल ये 5 कैटेगरी में डिफाइन हो गया। इलेबोरेट करके पढ़ोगे तो 6 कैटेगरी तक जाता है ये। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग कि अब आपकी ये मशीन जो है ये रनिंग कंडीशन में है, मशीन वर्क कर रही है, कौन सा लॉस कहां पर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपको एफिशिएंसी समझ में आएगा कि कौन सी एफिशिएंसी कहां पर हो रही है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कहां हो रही है, मैकेनिकल एफिशिएंसी कहां हो रही है, ये सारा पॉइंट। तो देखो मशीन जो रोटेशन कर रहा है, अब अगर सपोज कर लीजिए कि ये डीसी मोटर है तो आप इनपुट यहां से सप्लाई दे रहे होगे, मोटर है तो ठीक है, क्या सप्लाई दे रहे होगे आप यहां से VT प्रोवाइड करोगे, यहां से करंट IL जाएगा, ये इसका इनपुट रहेगा। बाहर क्या मिल रहा है आपको, शाफ्ट पावर आउटपुट मिल रहा है आपको। ठीक है, बाहर शाफ्ट पावर आउटपुट मिल रहा है, तो इस VT/IL के इनपुट से लेके PSH शाफ्ट पावर आउटपुट के बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो लॉसेस का फॉर्म क्रिएट करके बता रहा है आपको। अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग टाइप के लॉसेस हो रहे हैं, जहां ये वाइंडिंग्स है जितनी वहां पे कॉपर लॉस हो रहा है, वेरिएबल लॉस, जहां कोर का पोर्शन है पूरा वहां पे फिक्स्ड लॉसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, फिर स्ट्रे लॉसेस हो रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और सभी चीजों की वजह से। ठीक है, तो ऐसा करते करते ना स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ बेयरिंग वगैरह है तो यहाँ फ्रिक्शनल लॉसेस आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों बेयरिंग के पोर्शंस पर। कार्बन ब्रशेस है तो वहां पर आपको फ्रिक्शनल लॉसेस जो है ओवरऑल रोटेशनल लॉसेस के फॉर्म में वो सब दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा करते करते स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और मशीन के लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये मशीन के लॉसेस हो गए। क्या इसके ऊपर का क्वेश्चन अभी बन जाएगा आपसे इतना चीज पढ़ने के बाद? चलो चेक करते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको बनाइए, एक ठीक ठाक सा गुड लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई करिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। अभी इतने दूर तक आपने जो भी कुछ पढ़ा, क्या उस लेवल से आप एक सवाल सॉल्व कर पाएंगे 7 मार्क्स का? तो आप बोलोगे सर अभी तक तो थ्योरी पढ़ा है, इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? चलो लेट्स सी। एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोलता है समझते हैं। 200 वोल्ट का डीसी शंट मोटर है, VT इज 200 वोल्ट और मशीन कौन सा है, डीसी शंट। तो शंट का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर। RSH बैक EMF, आर्मेचर रेजिस्टेंस VT, यहां से IL, आर्मेचर पर IA, यहां से ISH। ठीक है, क्या गिवन है देखते हैं। मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 52 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई, IL की वैल्यू कितनी, 52 एम्पियर। ओके ठीक है, IL इज 52 एम्पियर।
देन इट सेज कि इफ द आर्मेचर एंड शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर 0.5 ohms एंड 100 ohms, तो RA की वैल्यू है 0.5 ohms और RSH की वैल्यू कितनी है 100 ohms। ठीक है, सो आयरन लॉसेस ओवरऑल 1000 वॉट्स का है एंड मैकेनिकल लॉस 500 वॉट का। मैकेनिकल पावर लॉस इज ऑफ 500 वॉट्स। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग। क्या क्या फाइंड करना है आपको? टू फाइंड, सबसे फर्स्ट थिंग है कांस्टेंट लॉस। अच्छा, कांस्टेंट लॉस कैसे निकालते हैं? चलिए पिछले वाले पेज को देखते हैं। कांस्टेंट लॉस ओवरऑल कैसे बताते हैं हम लोग? आयरन लॉस प्लस रोटेशनल लॉस प्लस ISH स्क्वायर RSH। ठीक है, यही तरीका है ना कांस्टेंट लॉस निकालने का, कि और भी कोई तरीका है? भाई कांस्टेंट लॉस में अगर एडी करंट और हिस्टेरिसिस दिया होता तो मैं P प्लस PH करके PI बता देता आपको कि एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरिसिस लॉस करके टोटल आयरन लॉस निकलता। बट अभी फिलहाल मेरे पास यही एस्पेक्ट है ओवरऑल। ठीक है, तो आयरन लॉस प्लस रोटेशनल लॉस प्लस ISH, रोटेशनल अलग से कुछ नहीं दिया है, तो रोटेशनल लॉस कैसे निकलता है? मैकेनिकल प्लस आयरन प्लस स्ट्रे के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है मुझको। ठीक है, अब वो कैसे होगा फाइंड, सोचो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या क्लू निकल के आएगा यहां से। आयरन लॉस दिया है 1000 वॉट्स, ठीक है। मैकेनिकल लॉस भी दिया है 500 वॉट्स, ठीक। अगर मैं ISH स्क्वायर RSH कर दूं तो मुझे वो भी एक कांस्टेंट लॉस दिखता है। तो टोटल कांस्टेंट लॉस कितना है यहां पे लिखूंगा, टोटल कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, ठीक है, प्लस P मैकेनिकल, ठीक है, प्लस ISH स्क्वायर RSH। अब आप समझे कि ISH स्क्वायर RSH को अगर आप गलती से वेरिएबल में या कॉपर लॉसेस में लिख दिए होते तो आज ये क्वेश्चन रॉन्ग बना दिए होते, ठीक है। तो ये पॉइंट समझना, एक कुछ थ्योरी से देखो कितना काम आएगा ये। तो हमको क्वेश्चन में आयरन लॉस कितना दिया हुआ है 1000 वॉट, प्लस मैकेनिकल लॉस शायद 500 दिया है, क्या मैकेनिकल लॉस 500 दिया है, ठीक है, प्लस ISH स्क्वायर RSH। तो एक काम करते हैं, ISH की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना यहाँ से। आर्मेचर का कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, 100 ohms 200 वोल्ट का DC, ठीक। VT दिया है 200 वोल्ट, हाँ तो ठीक है, VT मिल गया, RSH मिल गया। यही लिख देता हूं मैं, ISH इज इक्वल टू VT अपॉन 100 ohms, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। किसकी वैल्यू? ISH की वैल्यू मिल गया ना। तो ISH स्क्वायर RSH 2 स्क्वायर इंटू 100 तो प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 100, यानी कि 400 लिख लो इसको सीधे सीधे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1900 वॉट्स और 1.9 किलोवाट, ठीक। पहला आंसर कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं है, आप थ्योरी बस पढ़े हो और उतना ही काफी है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए DC मशीन्स की इतनी ही थ्योरी अगर आप पढ़ लिए हो तो सपोज कर लो आप इतना अगर पूरा कंप्लीट करके जा रहे हो, एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बना के आओगे, पूरा मतलब पूरा कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज द टोटल कांस्टेंट लॉस ना, टोटल कांस्टेंट लॉस, ठीक आंसर। चलो और क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला कि बताओ वेरिएबल लॉसेस कितने का हो रहा है। वेरिएबल लॉस है कितना यहां पे वैसे? वेरिएबल लॉसेस क्या होते हैं? वेरिएबल लॉसेस यानी वही कॉपर लॉसेस को बोलते हैं। अच्छा, कॉपर लॉस कितने हो रहे हैं? दो जगह पे हो रहा है, आर्मेचर में हो रहा है, शंट में हो रहा है। आप सबको पता है शंट वाला वेरिएबल नहीं होता, आर्मेचर पर ही जो होता है दैट इज ओनली वेरिएबल। तो IA स्क्वायर RA इतना ही है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती तो मैं उसको भी इंक्लूड करता। तो यहाँ पे वेरिएबल लॉस एक ही है, IA का स्क्वायर RA। क्या IA पता है हमको? तो हमको पता है IA जो होती है वो IL माइनस ISH होगी। क्वेश्चन में IL दिया हुआ है, क्वेश्चन में IL 52 एम्पियर दिया है,
तो IL है 52 एम्पियर और ISH हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2 एम्पियर, तो आंसर बच गया 50 एम्पियर, दैट इज आवर IA। सो IA स्क्वायर इंटू RA, ठीक है। तो 2500 और इसका आधा 1250, 1250, 1250 वॉट्स, 1.25 किलोवाट। ये दूसरा आंसर निकल गया है अपना, ठीक। टोटल वेरिएबल लॉस ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। और देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में बोलता है टोटल कॉपर लॉसेस। अब मुझे बस इतना सोच के बताओ, टोटल कॉपर लॉस में आप शंट फील्ड वाइंडिंग का कॉपर लॉस इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? टोटल कॉपर लॉस में बस इतना सोच के बता दीजिए। भाई आर्मेचर की लॉस को तो आप इंक्लूड करोगे, वो तो तय है। यहां पे ISH स्क्वायर RSH लिखोगे या नहीं लिखोगे? टोटल कॉपर लॉस डिसाइड कर लिया। चलो अब मैं बताता हूं, आप बताइएगा कि आपने सही सोचा था कि गलत। टोटल कॉपर लॉस में कहीं ये बोला है क्या कि सिर्फ कांस्टेंट लॉस रखो या सिर्फ वेरिएबल को रखो? ऐसा तो नहीं बोला ना। बोला कि आपकी मशीन में जितना भी कॉपर लगा हुआ है टोटल में बताओ कि ओवरऑल कितनी लॉसेस हो रही है। हमको कांस्टेंट और वेरिएबल से मतलब नहीं है। इन दिस केस आपको सारी की सारी टाइप के वाइंडिंग में जो भी लॉसेस हो रहे हैं सब इंक्लूड करना चाहिए। तो टोटल कॉपर लॉस में हो जाएगा IA का स्क्वायर RA प्लस ISH का स्क्वायर RSH, पूरा इंक्लूड होगा ना। IA है 50, इसका स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस ISH है 2, इसका स्क्वायर इंटू RSH 100। तो ये हो गया 5 5 25, 2500 और इसका आधा यानी कि 1250 प्लस 2 to the 4 400, ये हो जाएगा 1650 वॉट्स और 1.65 किलोवाट। दिस इज आवर आंसर। 7 मार्क का क्वेश्चन था ये, और देखिए उतनी ही आसानी से बनेगा आपसे जितनी आसानी से आप इसका थ्योरी पढ़ रहे थे। थर्ड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। तो सिर्फ इसलिए मैंने बोला कि जितना थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है उससे बना लेंगे आप क्वेश्चन, बस वो प्रॉपर समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। डन। तो लॉसेस का पोर्शन क्लियर है आप सभी को। अब आते हैं एफिशिएंसी के पोर्शन पे। अब देखते हैं एफिशिएंसी कैसे समझेंगे, उसका क्या एस्पेक्ट है, ठीक है। टाइम बचा है ना अपने पास, 6 4 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन डीसी मशीन। एफिशिएंसी इन डीसी मशीन। एफिशिएंसी समझने से पहले मशीन का फ्लो डायग्राम समझना जरूरी है। मोटर का, जनरेटर का, दोनों का ही एक बेसिक फ्लो चार्ट समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डीसी मोटर की बात कर रहे हो। डीसी मोटर, डीसी मोटर में फ्लो चार्ट क्या होता है, एनर्जी का फ्लो चार्ट कैसे चलता है? तो लेटेस्ट से डीसी मोटर में क्या इनपुट देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं ना। लेट से ये डीसी मोटर है तो मैं सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड करूंगा। इलेक्ट्रिकल इनपुट में क्या क्या क्वांटिटी रहेगी? टर्मिनल वोल्टेज IL, ठीक है। ये मैंने दिया इलेक्ट्रिकल इनपुट। पावर कितने फॉर्म में मिल रहा है, कहां खर्च हो रहा है, पूरा चीज समझ आ जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्लो डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दे दिया मैंने किसको? डीसी मोटर को, ओके, ठीक है। अब मोटर में और क्या क्या चीजें हो रही है? इनपुट दूंगा तो सबसे पहले कॉपर लॉसेस निकल के आएंगे बाहर। कॉपर लॉसेस इनपुट किस में दिया मैंने? वाइंडिंग में दिया। तो वाइंडिंग में दिया तो वाइंडिंग में लॉसेस होंगी, कॉपर या वेरिएबल लॉसेस तो जरूर से निकल के आएंगे वहां से, ठीक। फील्ड वगैरह में जो फील्ड क्रिएट करने के लिए गया, सीरीज फील्ड होगा तो वहां पर लॉसेस दिख रहा होगा। शंट होगा तो शंट में कांस्टेंट के फॉर्म में, लेकिन है तो वो भी कॉपर लॉस, ये निकल के आएगा। मोटर बदले में क्या क्रिएट करेगा? मोटर जो है वो बदले में क्रिएट करेगा बैक EMF, उसके आर्मेचर पे पहुंचेगा IA। तो यहां मेरे पास मिला बैक EMF और इसमें से मिला IA, आर्मेचर करंट, ठीक। आर्मेचर करंट आर्मेचर पर पहुंची,
ठीक है, आर्मेचर में रोटेशन होगा, जहां रोटेशन का एस्पेक्ट आया वहां से शुरू होगा स्ट्रे लॉस, रोटेशनल लॉस, और जब फील्ड वाइंडिंग का एस्पेक्ट आया तो वहां पर जो कांस्टेंट लॉस या फिक्स्ड लॉसेस होंगे मेरे वो भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो स्ट्रे मैकेनिकल और आयरन, स्ट्रे लॉस, मैकेनिकल लॉस, आयरन लॉस, ये तीनों चीजें क्रिएट हुई। मशीन रन कर रही है, रन करना शुरू की, रोटेशनल लॉस बन रहा है, ठीक है, ब्रशेस के अक्रॉस लॉस हो रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन एंड विंडेज हो रहा है, ठीक, ये जितने प्रकार के लॉसेस हैं वो इस अगले स्टेज में मुझको मिले। ठीक है, अब इसके बाद बाहर आउटपुट में क्या मिला मुझको, बाहर आउटपुट क्या निकल के आया इसका, आउटपुट में शाफ्ट पावर आउटपुट के फॉर्म में निकली। आउटपुट में मुझको पीएसएच, पीएसएच क्या होता है, इसको बोलते हैं शाफ्ट पावर आउटपुट। मशीन से शाफ्ट पावर आउटपुट, टॉर्क मिला वहां पे, शाफ्ट पावर की आउटपुट जो है वो निकल के आई। ठीक है, यही इतना सीन है ना। इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप, तो समझो कि आप एफिशिएंसी तो ऐसे ही 2 मिनट का है आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बन गया एफिशिएंसी यहां से। ये पूरा स्टेजेस समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसी स्टेज से मैं आपको पूरी एफिशिएंसी समझा दूंगा, इतना फ्लो चार्ट अगर क्लियर है तो। स्टेप बाय स्टेप पूरे मशीन में हम लोगों ने कैसे कैसे इनपुट दिया, क्या क्या आउटपुट निकला, ये सब मिल गया हमको। अब देखिए यहां से अगर सपोज कर लो कोई मुझे बोले ईबी इंटू आई ए की वैल्यू बताओ, ईबी इंटू आई ए, इसकी वैल्यू मुझे जाननी है, तो मैं कैसे बताऊंगा। मुझे इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर अगर पता चल गया, इसमें से मैं लॉसेस को माइनस करूंगा, ईबी इंटू आई ए पता चल जाएगा। ठीक, कोई पूछेगा बताओ मैकेनिकल पावर आउटपुट कितना निकल के आया मशीन से, वो कैसे बताएंगे हम लोग। और ईबी इंटू आई ए नोन है, वो बताए कि बैक ईएमएफ कितना है, आई ए कितना है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ की वैल्यू मिल गई। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये तीनों लॉसेस को सम कर देना है, अपने आप इन दोनों का सम मैकेनिकल पावर आउटपुट बता देगा, पीएसएच, उसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझको। ठीक है, मैं बताते जाता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो लिख के बताते जाता हूं आपको। सो हियर वी कैन से ईबी इंटू आई ए माइनस ऑल द लॉसेस, ईबी इंटू आई ए प्लस, नहीं सॉरी, इनका सम करोगे आप, स्ट्रे लॉस, मैकेनिकल लॉस, आयरन लॉस, तीनों का सम करोगे और टोटल ईबी आई ए में से माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो आपका शाफ्ट पावर आउटपुट रहेगा। ठीक है, सो माइनस मैकेनिकल लॉसेस, कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू शाफ्ट पावर आउटपुट। क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मैकेनिकल लॉसेस आपको बताया होगा, शाफ्ट आउटपुट पूछेगा, डायरेक्टली ऐसे बता सकते हो। ये सारे फॉर्मूले अब इसी फ्लो चार्ट से निकलेंगे, देखते जाएगा बस ध्यान से। टोटल इनपुट माइनस कॉपर लॉसेस से ईबीआईए निकल के आएगा। ईबीआईए कैसे निकलेगा, वी कैन से कि बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट कैन बी गिवन एज टोटल इनपुट वीटी इनटू आईएल माइनस जितने भी कॉपर लॉसेस हैं, ये कर दो आप, इसमें से सारे कॉपर लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचेगा वही आपको बैक ईएमएफ इनटू आईए यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्म में शो होगा वहां पे। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है ईबीआईए निकालने का तरीका। अब आपको कोई पूछेगा बताओ इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कैसे, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, इसको हम लोग बोलते हैं ईटा इलेक्ट्रिकल। कैसे लिखेंगे हम लोग, आउटपुट इलेक्ट्रिकल अपॉन इनपुट इलेक्ट्रिकल, यही शो होगा ना। अब आप सोचो कि इनपुट इलेक्ट्रिकल और आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्या है, आउटपुट तो मैकेनिकल निकल के आ रहा है, मोटर है, क्योंकि इनपुट इलेक्ट्रिकल है वीटी इंटू आईएल, आउटपुट इलेक्ट्रिकल है बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर इज गिवन एज, आउटपुट इलेक्ट्रिकल मतलब ईबी इंटू आईए और इनपुट इलेक्ट्रिकल मतलब वीटी इंटू आईएल
क्वेश्चन में डेटा गिवन रहेगा, बस ये इन चीज़ों को प्रॉपर अरेंज करना आना चाहिए। ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि बताओ मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है। तो लिखेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा मैक। ये कैसे बताएंगे? तो होना क्या चाहिए, मैकेनिकल एफिशिएंसी शुड बी इक्वल टू आउटपुट मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय इनपुट मैकेनिकल पावर। इनपुट मैकेनिकल पावर तो दे ही नहीं रहे हम लोग, इनपुट तो इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। इनपुट मैकेनिकल कहां से लेकर के आओगे आप? इनपुट मैकेनिकल पावर कहां से लेके आओगे? तो इनपुट ईबी इंटू आई तो दे रहे हैं ना हम लोग, इसमें से लॉसेस माइनस करोगे, जो बचेगा पीएसएच होगा। ठीक है, तो शाफ्ट पावर आउटपुट ही हमारा आउटपुट होगा, वो तो समझ में आ गया, पीएसएच। शाफ्ट पावर आउटपुट ही हमारा आउटपुट होगा, पीएसएच। तो हम लोग लिखेंगे इसको, इट शुड बी पीएसएच डिवाइडेड बाय ईबी इंटू आईए। साइड में बता सकते हो आप कि पीएसएच जो है वो है शाफ्ट पावर आउटपुट। ठीक, और बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट, ये आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट जो आप इसमें प्रोवाइड किया हो। ठीक है, तो इनपुट मैकेनिकल पावर जो है वो यही है, ईबी इंटू आई। आउटपुट मैकेनिकल पावर जो है वो पीएसएच है। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन भी आ गया आपके पास, किसका? मैकेनिकल एफिशिएंसी का। ओके डन। अब एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब नाउ मल्टीप्लाइंग, लिखते हैं मल्टीप्लाइंग ईटा इलेक्ट्रिकल एंड ईटा मैकेनिकल। ठीक, देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। सो देयरफॉर ईटा इलेक्ट्रिकल इंटू ईटा मैकेनिकल वुड बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या निकाले थे हम लोग मशीन की, देखिए ईबी आई ए अपॉन वीटी आई एल। ठीक, ईबी इंटू आई ए डिवाइडेड बाय वीटी इंटू आई एल मल्टीप्लाइड विथ मैकेनिकल। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? शाफ्ट पावर आउटपुट अपॉन ईबी इंटू आई ए। ये लिखते हो ना, कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या एक्सप्रेशन बचेगा? दिस विल बी पीएसएच अपॉन वीटी इंटू आई एल। सोचिए क्या चीज है, फ्लो चार्ट पे वापस आते हैं। पीएसएच अपॉन वीटी इंटू आई एल, टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। क्या मतलब हुआ? ओवरऑल या टोटल एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर मशीन। इस तरफ पूरा का पूरा इनपुट है, इस तरफ पूरा का पूरा आउटपुट है, दोनों को आप एक साथ कंबाइन कर दिए, क्या मिला? टोटल मशीन का आउटपुट, टोटल मशीन का एफिशिएंसी मिला। तो मशीन की टोटल एफिशिएंसी यहां मिलती है। तो दिस कैन बी गिवन एज ईटा टोटल। तो कभी आपको कोई पूछे कि बताओ डीसी मोटर का कंबाइंड एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, और मान लो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज एफिशिएंसी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी दोनों दे रखा है, कैसे फाइंड करोगे? कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बन जाएगा ये, दैट इज योर ईटा टोटल। ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं या टोटल एफिशिएंसी इसको बोलते हैं। ओवरऑल लिख लो, ज्यादा बेटर कंडीशन है। सो दिस इज ईटा ओवरऑल। सो दिस शोज दैट ईटा overall efficiency of a DC motor can be given as the product of electrical efficiency and mechanical efficiency of that DC motor. ये एक और कंक्लूजन निकल के आता है। अब मैं अलग से इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा संडे को, तो देखिएगा कि कैसे ये सभी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट हर फॉर्मूला यूज होता है। तो पूरे फॉर्मूले ही हैं, कोई हैवी डेरिवेशन नहीं है, बट चीज़ें एकदम समझने के लायक है और क्वेश्चन बनाने के लायक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी गिवन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक, और इंडिविजुअली अलग से फाइंड करना है तो पीएसएच अपॉन वीटी इंटू आई एल करके आप फाइंड कर सकते हो। तो ये इसका तरीका होता है। अब यही बात अगर जनरेटर के केस में हो तो
तो सेकंड केस में लिखते हैं डीसी जनरेटर। जनरेटर का फ्लो चार्ट बनाइए, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ ए जनरेटर। डीसी जनरेटर का आपको बताना है पावर फ्लो डायग्राम, पावर फ्लो डायग्राम, ठीक है। जनरेटर का पावर फ्लो कैसे होता है? देखिए जनरेटर में इनपुट क्या देते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं ना आप। सबसे पहले तो शाफ्ट की रोटेशन करवाते हैं आप इनिशियली, तो एक्सटर्नल मीडियम के हेल्प से पहले शाफ्ट का रोटेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। शाफ्ट पावर इनपुट इस बार रहेगा यहां पर, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग बोलते हैं TSH यहां पे दिए, शाफ्ट पावर इनपुट, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रोवाइड किया इसमें। उसके बाद क्या हुआ, तुरंत लॉसेस हो जाएंगे फिर तो। लॉसेस कौन कौन सी, जितनी मैकेनिकल या फ्रिक्शनल लॉसेस हैं वो दिखेंगी यहाँ पे। तो ये अगर हम लोग जनरेटर को दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल पावर तो बात की बात है, पहले तो यहाँ पे लॉसेस दिखेंगे। कौन से लॉसेस? मैकेनिकल लॉसेस। कंबाइंड फॉर्म में हम लोग इसको मैकेनिकल लॉस लिख रहे हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल, विंडेज, बेयरिंग जितने भी हो रहे हैं तो मैकेनिकल लॉस हो रहे हैं। और कुछ हो रहा होगा क्या? आयरन लॉस भी लिख लो आप, मैकेनिकल प्लस आयरन लॉस, ठीक। अब जनरेटर से क्या आउटपुट निकलेगा इस मैकेनिकल स्टेज के बाद? अगला स्टेज क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेज में जनरेटर जो है वो डायरेक्टली ईजी बना देगा क्या? ईजी और आईए निकल के आएगा क्या इससे? सोचो एक बार। तो इससे जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या रहेगा? जनरेटेड ईएमएफ और करंट निकलेगी यहां से आईए, आर्मेचर करंट, ठीक। जब ये आर्मेचर करंट बनी तो अंदर तो वाइंडिंग भी रही होगी, आर्मेचर की वाइंडिंग होगी, सीरीज या शंट किसी की वाइंडिंग होगी, ठीक है। तो जैसे ही वाइंडिंग के थ्रू ये करंट गुजरेगी वहां पे फिर से वोल्टेज ड्रॉप कराएगी, मतलब वहां फिर लॉस देखने को मिलेगा हमको। कौन सा लॉस होगा इस बार? इस बार इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लॉस होगा ना, कॉपर लॉसेस जो होंगे वेरिएबल वाले, अब वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा लॉस होगा यहाँ से? यहां से निकल के आएगा कॉपर लॉस। ये इसकी वाइंडिंग पे जा रहा है और वाइंडिंग से ब्रशेस से होते हुए हमको आउटपुट बाहर मिलेगा। क्या आउटपुट मिलेगा बाहर? तो आउटपुट हमको जो मिलता है टर्मिनल पे मिलेगा यहां से VT और यहां से मिलेगा IL। ये इस बार आउटपुट है। ये पावर स्टेज है इसकी पूरी की पूरी। ये कंप्लीट डीसी जनरेटर की पावर स्टेज है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें फ्रेम कर लोगे। मान लो आपको यहां से बोलता है कि चलो अगर ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, आउटपुट इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाय इनपुट मैकेनिकल, यही होनी चाहिए ओवरऑल एफिशिएंसी मशीन की, ठीक है। अब स्टेजेस में बताओ कि यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी कहाँ दिखेगी आपको? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मैकेनिकल एफिशिएंसी कोई पूछ ले तो कैसे बताओगे? तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक। मैकेनिकल एफिशिएंसी मतलब मैकेनिकल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा है क्योंकि आउटपुट तो इलेक्ट्रिकल है, जनरेटर है। तो ये होगा इस बार आउटपुट ईजी इंटू आईए और इनपुट क्या रहेगा आपका? TSH। इससे क्या मिलेगा? मैकेनिकल एफिशिएंसी मिलेगा, ठीक है। और मान लो ईजी आईए पता करना हो तो कैसे निकालेंगे? चलो यहाँ पे भी एक दो एक्सप्रेशन लिखते हैं। हियर ईजी इंटू आईए कैन बी गिवन एज, ईजी आईए निकालना होगा तो क्या तरीका है? शाफ्ट पावर इनपुट जितना हम लोगों ने दिया उसमें से लॉसेस को माइनस कर दो तो ईजी आईए बचेगा। शाफ्ट पावर इनपुट माइनस मैकेनिकल प्लस आयरन लॉसेस। सिंपल है, दिख रहा था फ्लो चार्ट से डायरेक्टली, ठीक। मान लो आपको VTIL पूछेगा तो कैसे बताओगे? टर्मिनल का वोल्टेज इंटू IL, ये पावर निकालना है। इसको निकालने का क्या तरीका? VT इंटू IL। तो आप बोलोगे सर इस बार ना EG इंटू आईए जो क्रिएट हुआ
उसके साथ कॉपर लॉस को ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें VTIL निकालने के लिए? सोचो, कॉपर लॉस का क्या करना पड़ेगा आपको। ये टोटल क्रिएट हुआ, जनरेटेड EMF था, इसमें से ड्रॉप हुई, फिर जाके VT मिला आपको, तो ड्रॉप को ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे? तो जो मैं यहाँ से आउटपुट दे रहा हूँ उसके साथ लॉसेस को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे, तो फाइनल आउटपुट निकल के आएगा। मतलब ये मेरा इनपुट की तरह सर्व कर रहा है, तो इनपुट में से लॉसेस माइनस करूंगा तो आउटपुट निकलेगा। ठीक है, सो दिस शुड बी गिवन एज EGIA माइनस कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू VT इंटू IL। अच्छा, वो तो इधर लिखा ही हुआ है। ठीक, तो अब यहां पे हम लोग लिखते हैं ईटा मैकेनिकल शुड बी गिवन एज EG इंटू IA डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी हम लोग देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय PSH लिख रहा हूं मैं। ये देखो, EG इंटू IA डिवाइडेड बाई PSH। इनके कॉम्बिनेशन से क्या मिला? मैकेनिकल एफिशिएंसी। इनके कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? ओवरऑल एफिशिएंसी। यही करना है बस टोटल। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास किसका? मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ DC जनरेटर। ये सब DC जनरेटर के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, EGIA अपॉन मैकेनिकल पावर इनपुट PSH। ठीक, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कैसे बताएंगे? ईटा इलेक्ट्रिकल कैन बी गिवन एज, आउटपुट क्या है? VT इंटू IL है, और इनपुट क्या है? EG इंटू IA। बस, तो ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको किसका? इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। मान लो इस बार भी मैं दोनों को कंबाइन करने का सोचता हूं। सो नाउ ईटा इलेक्ट्रिकल मल्टीप्लाइड विथ ईटा मैकेनिकल, क्या मिलेगा इससे? चलो देखते हैं। ईटा इलेक्ट्रिकल क्या हो गया? VT इंटू IL डिवाइडेड बाई EG इंटू IA मल्टीप्लाइड विथ मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्या मिला हमको? तो मैकेनिकल एफिशिएंसी मिला EG इंटू IA अपॉन PSH। दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे तो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा VT इंटू IL डिवाइडेड बाई PSH। और इसी की तो बात कर रहे थे हम लोग इतनी देर। हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट के शुरुआत में क्या बोला था? मैकेनिकल पावर इनपुट, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, इनका कॉम्बिनेशन करूंगा तो टोटल मेरे पास एफिशिएंसी मिल जाएगी। किसकी? इस पूरे जनरेटर की। तो यही तो मिला अभी आखिरी के एक्सप्रेशन में। देखिए, जनरेटर की ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट इलेक्ट्रिकल, इनपुट मैकेनिकल, क्या मिल गया हमको यहां से? सो दिस इज द ईटा ओवरऑल। तो इसका मतलब चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, इन बोथ द केसेस एक्सप्रेशन में भले डिफरेंस होगा लेकिन तरीका दोनों जगह सेम है। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड विथ मैकेनिकल एफिशिएंसी से हमेशा ओवरऑल एफिशिएंसी ही मिलेगा इन ऑल DC मशीन्स इंक्लूडिंग मोटर, इंक्लूडिंग जनरेटर, फॉर बोथ द केसेस। ये फाइनल कंक्लूजन है। सो दिस शोज दैट ईटा इलेक्ट्रिक into eta mechanical is equals to eta overall in all DC machines। गुड लेवल का कंक्लूजन है, एक बहुत बढ़िया इससे अंडरस्टैंडिंग आप लोग के माइंड में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोर्शन यहां तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जनरेटर का ओवरऑल पोर्शन इतना ही होता है। अगली क्लास में अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को मैक्सिमम एफिशिएंसी का एक कंडीशन डिराइव करवा दूंगा कि हम मशीनों में मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है। हालांकि वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना जरूरी नहीं है। हाँ, जब कोर इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ोगे हायर सेमेस्टर में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में नहीं, हायर सेमेस्टर में जब आप कोर इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एफिशिएंसी का डेरिवेशन करवाऊंगा मैक्स एफिशिएंसी के फॉर्म में, कि डीसी मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या आती है, और वहां से फिर हम लोग देखते हैं कि आईए के ऊपर क्या डिपेंडेंसी होती है, ग्राफ कैसी बनती है। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा, बट वो सेपरेट क्लास में रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जितना इंपॉर्टेंट है वो यही है। तो एफिशिएंसी और लॉसेस इस पॉइंट के साथ होता है कंप्लीट। अगली क्लास में मिलेंगे तो मैक्स एफिशिएंसी का एक छोटा सा वीडियो अलग से करूंगा आपके लिए, और उसके बाद फिर
अब यहाँ से स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग और स्टार्टिंग, बस 3 ही टॉपिक बचा हुआ है, फिर डीसी मशीन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बैक टू बैक ये पूरे के पूरे सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करते हैं। ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको ये सेशन। और हाँ, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।